हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली की क्या व्यवस्था थी। हालांकि हमने इन्हें डिटेल में नहीं पढ़ा था, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था जिसमें हड़प्पा सभ्यता से लेकर अंग्रेजों के अधीन भारत में शिक्षा की क्या व्यवस्था रही, क्या आयोग आए, क्या संवैधानिक एवं कानूनी प्रयोग किए गए, इन सब के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था। जैसा कि आप स्क्रीन में इमेज में देख सकते हैं, हमने इसी के बारे में बात की थी। आज हम भारत में ब्रिटिश काल में शिक्षा एवं स्वतंत्रता के पश्चात भारत में शिक्षा प्रणाली के लिए कौन से आयोग आए, कौन से संवैधानिक प्रयोग किए गए, इनके बारे में डिटेल से देखेंगे। हालांकि ब्रिटिश काल में जो छोटे छोटे प्रयोग किए गए, जैसे 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की, वहां से लेकर 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना तक, जो 2010 में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय बना, ये छोटे मोटे प्रयोग थे, तथ्यात्मक जानकारी थी। ये हमने इमेजेस में दे दिया है। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप शॉर्ट में हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं। आज हम डिटेल में देखते हैं कौन कौन से आयोग आए। तो सबसे पहले लॉर्ड मैकाले शिक्षा प्रणाली, जो कि 1835 में आई। आप इमेज में देख सकते हैं। हम इसके बारे में डिटेल से देखेंगे कि लॉर्ड मैकाले जी ने क्या व्यवस्था की। हम यहाँ देख सकते हैं, सॉरी, इमेजेस हैंड रिटन नोट्स हैं। आप इन्हें देखिए, अपने नोट्स बनाइए और आगे आप इसमें काम कर सकते हैं। हालांकि जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, एक टॉपिक में महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन सारे बिंदुओं को मैं यहाँ पर एक जगह लिख के लाया हूँ। आप इन्हें देखिए, एंजॉय कीजिए और शिक्षा मिले तो आगे भी बढ़ाइए। 1835 में सबसे पहले लॉर्ड मैकाले की शिक्षा प्रणाली आई। इनके द्वारा जो शिक्षा प्रदान की जानी थी, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत में ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान की जाए जो संस्कृति से, नस्ल से, त्वचा से तो भारतीय हैं, लेकिन बौद्धिक रूप से अंग्रेज हों। अर्थात ये भारतीय अंग्रेज उत्पन्न करना चाह रहे थे, जो भारत की शिक्षा, संस्कृति, वहां की खान पान के बारे में सारी जानकारी रखते हो और अंग्रेजों के लिए कार्य करें। तो मैकाले जी ने भारत में केवल उच्च वर्ग को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने की बात कही। इन्होंने न्यायालयों की भाषा को फारसी की जगह अंग्रेजी में बदलने की वकालत की। इन्होंने कहा कि अधिक से अधिक अंग्रेजी पुस्तकों की छपाई की जाए और इन्हें सस्ते दामों में बेचा जाए। सरकार से इन्होंने यह भी अनुशंसा की कि अंग्रेजी शिक्षा के लिए अधिक से अधिक अनुदान दिया जाए। इन्हीं की शिक्षा प्रणाली की तर्ज पर 1849 में बैथुन स्कूल की स्थापना की गई। बिहार के पूसा में कृषि संस्थान की स्थापना की गई। रुड़की में इंजीनियरिंग संस्थान की स्थापना की गई। यही इंजीनियरिंग संस्थान आगे चलकर आईआईटी रुड़की के नाम से जाना गया। इसके बाद 1854 में आता है वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, या फिर कहा जाए तो भारत में उच्च शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके अलावा आप बोल सकते हैं इसी के लिए भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में 3 प्रकार से रिकमेंड की कि जो प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, इनका विभाजन किया। जैसे इन्होंने कहा कि गांव में देसी भाषा के आधार पर प्राथमिक पाठशालाएं खोली जाए। प्राथमिक पाठशाला से मतलब 1 से 5 तक की जो क्लासेस होंगी, उसमें देसी भाषा, जो आपकी लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज है, उसमें शिक्षा प्रदान की जाए।
जिला स्तर पर हाई स्कूल की स्थापना की जाए। यह वर्ना एंग्लो लैंग्वेज में प्रदान किया जाना था। मतलब क्षेत्रीय अंग्रेजी भाषा में शिक्षा को प्रदान करने की इन्होंने अनुशंसा की। और तीसरा जो विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षाएं थी, इसे इंग्लिश माध्यम, अंग्रेजी माध्यम में प्रदान की जाए। और 3 विश्वविद्यालय बंबई, कलकत्ता और मद्रास में खोले जाने की इन्होंने अनुशंसा की। साथ ही साथ इन्होंने स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा की भी अनुशंसाएं की। तकनीकी विद्यालय और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की भी अनुशंसाएं की। इससे पहले क्या होता था कि सरकारी क्षेत्र के लिए अनुदान देने की बात थी, तो इन्होंने निजी क्षेत्र के लिए भी अनुदान देने की बात कही। लोक शिक्षा विभाग की स्थापना करने की बात कही और सरकारी विद्यालयों में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान किए जाने की बात भी इन्होंने कही। बीच में कुछ तकनीकी व्यवधान आ गया था, जिसके लिए क्षमा चाहता हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर में। अगला आयोग शिक्षा आयोग है हंटर शिक्षा आयोग। 1882-83 में हंटर महोदय की अध्यक्षता में हंटर शिक्षा आयोग का गठन किया गया। हंटर शिक्षा आयोग केवल और केवल प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए बनाया गया था। यहाँ यह ध्यान दीजिए, सबसे मुख्य बात यह है कि इसके क्षेत्राधिकार में सिर्फ प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय ही आते थे। विश्वविद्यालय की समीक्षा इस शिक्षा आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर थी। आप देख सकते हैं, मैंने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा इसमें सही का निशान लगाया, मतलब ये इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत था। और विश्वविद्यालय की समीक्षा क्षेत्राधिकार में नहीं, इसमें क्रॉस लगाया, इसका मतलब यह इसके क्षेत्राधिकार में नहीं था। प्राथमिक स्कूलों के नियंत्रण के लिए इन्होंने जिला और नगर बोर्ड बनाने की बात कही और ये जिला और नगर बोर्ड शिक्षा के लिए उपकर भी लगा सकते थे। और इन्होंने माध्यमिक शिक्षा के लिए 2 खंडों में बांटने की बात कही, साहित्यिक शिक्षा और व्यावहारिक शिक्षा। साहित्यिक शिक्षा से आशय है कि पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा, एक पाठ्य वस्तु होगी, उसके आधार पर शिक्षा प्रदान की जाएगी, जैसे कि आज भी विश्वविद्यालयों स्कूलों में दी जाती है। और व्यावहारिक शिक्षा, इसका मतलब रोजगारपरक शिक्षा, किसी उद्योग, किसी संस्थान की मांग के आधार पर शिक्षा प्रदान करना। आज भी जैसे हम कहीं जॉब में जाते हैं तो जॉब में जाने से पहले हमें उस कार्य से संबंधित ट्रेनिंग दी जाती है। इसी ट्रेनिंग को व्यावहारिक शिक्षा या रोजगारपरक शिक्षा का नाम दिया जाता है। हंटर शिक्षा आयोग ने निजी क्षेत्रों को भी शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने की बात कही। हंटर शिक्षा आयोग के बाद में 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आता है। सर थॉमस रैले आयोग 1902 में बनाया गया था, जिसका काम था भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित अपनी अनुशंसाएं देना। इन्हीं अनुशंसाओं के आधार पर यह अधिनियम आया था। इसका क्षेत्राधिकार सिर्फ विश्वविद्यालय तक ही सीमित था। नाम से ही समझ में आ रहा है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, तो इसका क्षेत्राधिकार भी सिर्फ विश्वविद्यालय तक ही रहेगा। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा इसके क्षेत्राधिकार में नहीं थी। इसके पहले हमने देखा हंटर शिक्षा आयोग। हंटर शिक्षा आयोग के क्षेत्राधिकार में विश्वविद्यालय नहीं था, इसके क्षेत्राधिकार में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा थी।
इसके विपरीत भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा इसके क्षेत्राधिकार में नहीं है। इसके क्षेत्राधिकार में विश्वविद्यालय से संबंधित शिक्षा प्रणाली है। इस अधिनियम में विश्वविद्यालय के उप सदस्यों की संख्या 50 से 100 के बीच में होने की बात कही और इन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। और विश्वविद्यालय में जो इस उप सदस्य चुने जाने थे, यह 2 प्रकार से चुने जाने थे। पहले जो थे वो सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य थे और दूसरे प्रकार के सदस्य थे वो चुने हुए सदस्य होने थे। और इस आयोग ने इन चुने हुए सदस्यों के लिए भी कहा कि कलकत्ता, बंबई और मद्रास में अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं और जो शेष विश्वविद्यालय हैं अन्य जगह पर, उसमें अधिकतम 15 उप सदस्य हो सकते हैं। अब सिर्फ इतने कम सदस्य, अगर 100 सदस्य हैं, 100 सदस्य में से मैक्सिमम 20 सदस्य ही चुने हुए हैं, तो सरकार के द्वारा मनोनीत सदस्य हुए 80। इसका मतलब सरकार का नियंत्रण विश्वविद्यालयों पर बना रहा। आप देख सकते हैं इसमें नीचे की लाइन में विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया तथा वीटो का भी अधिकार मिला। जो ये मनोनीत सदस्य थे उन्हें वीटो का अधिकार भी दिया गया। और इसके साथ ही इन्होंने अशासकीय कॉलेज जो सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं थे, निजी क्षेत्रों के हाथ में थे, इन पर कठोर सरकारी नियंत्रण और एफिलिएशन मतलब संबद्धता जैसी कठोर शर्तें डालने की बात कही। और गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमाएं निर्धारित करने का अधिकार मिला। यह था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। इसके पश्चात 21 फरवरी इसके बाद 21 फरवरी 1913 शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव आया। इस प्रस्ताव में मुख्य बातें जो थी ये थी, इसमें अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को अस्वीकार कर दिया गया, लेकिन इन्होंने निरक्षरता समाप्त करने की नीति को अपनाए रखा। निर्धन और पिछड़े समाज को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने की प्रांतीय सरकार को सलाह दी गई। इससे पहले निःशुल्क शिक्षा केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती थी, लेकिन अब निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का बोझ राज्यों अर्थात प्रांतीय सरकार पर डाल दिया गया। इन्होंने व्यक्तिगत अर्थात प्राइवेट प्रयत्नों को समर्थन दिया और प्रत्येक प्रांत में एक एक विश्वविद्यालय खोलने की भी बात की। 1917 से 19 के बीच में सैडलर विश्वविद्यालय आयोग आता है। इसके अध्यक्ष सैडलर जी थे। भारतीय सदस्य आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद थे। ये नाम याद रखना है आपके लिए कि सैडलर विश्वविद्यालय आयोग में भारतीय सदस्य कौन था। तो इसका आंसर है आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। इस विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इस विश्वविद्यालय आयोग की अनुशंसाएं इतनी सटीक और समसामयिक थी कि अन्य विश्वविद्यालयों पर भी पूरी तरह से सही और खरी बैठती थी। इन्होंने स्कूली शिक्षा को 12 वर्ष करने की बात कही। हाई स्कूल के स्थान पर उत्तर माध्यमिक परीक्षा के बाद विश्वविद्यालय में भर्ती की बात कही।
उत्तर माध्यमिक विद्यालय अर्थात इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना की बात की, चाहे तो हाई स्कूल से संबंधित हो या स्वतंत्र हो। इन्होंने इस बात की कोई बाध्यता नहीं दर्शाई कि उत्तर माध्यमिक विद्यालयों को हाई स्कूल से संबंधित होना चाहिए या नहीं। इन्होंने कहा ये चाहे तो संबंधित हो सकते हैं या फिर स्वतंत्र भी हो सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने माध्यमिक और उत्तर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाने की स्थापना की। और ये आज तक प्रचलित है। जैसे हम बोलते हैं हर स्टेट में एक राज्य शिक्षा बोर्ड होता है, जैसे मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, ऐसे हर एक राज्य के अपने अपने शिक्षा मंडल हैं। इन्होंने 3 वर्षीय स्नातक उपाधि की बात की कि जो स्नातक उपाधि प्रदान की जाए वह 3 वर्षीय हो। और कलकत्ता विश्वविद्यालय में महिला शिक्षा के लिए विशेष बोर्ड बनाने की स्थापना की। 1920 में सरकार ने इनकी सिफारिशों को सभी प्रांतीय सरकारों पर लागू करने का आग्रह किया। मतलब इन्होंने भी राज्य पर अपनी जिम्मेदारियां डाली। केंद्र सरकार इस चीजों से बचना चाहती थी और वो बचने का प्रयत्न किया। फिर 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के पश्चात द्वैध शासन की प्रणाली भारत में आई। तो द्वैध शासन के अंतर्गत भारत में शिक्षा प्रणाली इसमें मुख्यतः है कि 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों के अधीन प्रांतों में शिक्षा विभाग निर्वाचित मंत्रियों के नियंत्रण में था। यहाँ भी अब सरकार अपने हाथ खींचते हुए दिख रही है। प्रांतीय शिक्षा विभाग है वो निर्वाचित मंत्रियों के हाथ में दे दिया, ताकि अब जनता बोलेगी शिक्षा नहीं मिल रही, तो बोलेंगे कि ये तो निर्वाचित मंत्री हैं, आपने इनको चुना है और जाके आप इनसे शिक्षा मांगिए। और जब भी उनके पास जाते थे तो उनके पास फंड नहीं होता था, पैसे नहीं होते थे, सरकार पैसे रिलीज करती नहीं थी। और केंद्रीय सरकार ने शिक्षा विभाग को अन्य विभागों में मिला दिया। शिक्षा के लिए केंद्रीय अनुदान अभी भी जारी रहा। 1929 में हार्टोग शिक्षा समिति बनती है। यह प्राथमिक शिक्षा पर बल देता है, परंतु शीघ्र प्रसार या अनिवार्यता की निंदा करता है। यह सुधार और एकीकरण की नीति अपनाने की बात करता है। इसका मतलब ये है कि हम प्राथमिक शिक्षा तो प्रदान करेंगे, लेकिन शीघ्रता से ये हो पाए, शीघ्रता से इसका प्रसार हो पाए और अनिवार्य प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा दी जाए, ये पॉसिबल नहीं है। इसकी इन्होंने निंदा की और इन्होंने कहा कि शिक्षा में सुधार होना चाहिए, एकीकरण होना चाहिए। इन्होंने ये अनुशंसाएं की कि ग्रामीण छात्रों को कॉलेज में प्रवेश रोका जाए तथा इन्हें व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा दी जाए। ये मुख्य बात थी। इसके बाद आती है प्राथमिक अर्थात मूल शिक्षा की वर्धा योजना। ये 1937 में आती है। इसका उल्लेख 2 जगह मिलता है। पहला तो महात्मा गांधी जी की हरिजन पत्रिका में और दूसरा है जाकिर हुसैन समिति। इसने इसका विस्तृत विवरण दिया है। इन्होंने अध्यापकों के प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण, परीक्षण तथा प्रशासन का सुझाव दिया। साथ ही इन्होंने हस्त उत्पादक कार्य करने की बात की, मतलब हाथ से निर्मित वस्तुओं के उत्पादन की बात कही। हम बोल सकते हैं कि कुटीर उद्योग, जैसे आज कुटीर उद्योग होते हैं, घर से पहले लोग छोटे-छोटे डलियां बनाते हैं, बांस के छोटे-छोटे बर्तन बांस के छोटे-छोटे जैसे बहुत सारे उपकरण बनाते हैं। मटका, कुम्हार मटका बनाता है, ये हस्त उत्पाद कार्य है। और इन्होंने 7 वर्ष तक मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही है इस योजना के अंतर्गत। 1944 में सार्जेंट योजना आई। यह परतंत्र भारत में अंतिम योजना थी।
इसमें केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड बनाने की बात कही गई। जॉन सार्जेंट शिक्षा सलाहकार बने। 11 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए 6 वर्षीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। इन्होंने 2 प्रकार के उच्च विद्यालय बनाने की बात की। जो पहले प्रकार के विद्यालय होने थे वो थे विद्या विषयक, सामान्य विद्या विषयक उच्च विद्यालय, और दूसरे प्रकार के उच्च विद्यालय जो होने थे वो थे तकनीकी एवं व्यावसायिक विश्वविद्यालय। इन्होंने इंटरमीडिएट श्रेणी समाप्त करने की सिफारिश की। अब बात करते हैं हम स्वतंत्र भारत की। स्वतंत्र भारत में सबसे पहला शिक्षा आयोग जो आया वो था 1948-49 में राधा कृष्णन आयोग। यह आयोग विश्वविद्यालयी शिक्षा पर बनाया गया। विश्वविद्यालय पूर्व 12 वर्ष अध्ययन, मतलब इन्होंने कहा कि अगर कोई छात्र विश्वविद्यालय में अध्ययन करना चाहता है तो उसे पहले 12 वर्ष अध्ययन करना पड़ेगा। मतलब 12वीं के बाद फिर कॉलेज में आएगा बच्चा। 12वीं के से पहले कॉलेज में नहीं आएगा। परीक्षा के दिनों को छोड़कर कम से कम 180 दिन की पढ़ाई होनी चाहिए, जो 11-11 सप्ताह के 3 सत्रों में विभाजित थी। इन्होंने उच्च शिक्षा के 3 उद्देश्य बताए: सामान्य शिक्षा, संस्कारी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। इन्होंने अभियांत्रिकी और तकनीकी संस्थाओं को राष्ट्रीय संपत्ति माने जाने की सिफारिश की। प्रशासनिक सेवाओं के लिए इन्होंने कहा कि स्नातक उपाधि आवश्यक नहीं है। स्नातक के भिन्न-भिन्न विषयों की भिन्न-भिन्न स्तरों पर परीक्षा करने की बात कही। इन्होंने इस शिक्षा को समवर्ती सूची में डाले जाने की बात कही। राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश पर ही 1953 में यूजीसी की स्थापना की गई, जो आज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहलाती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम विश्वविद्यालय आयोग, राधा कृष्णन आयोग जो देखा, इसको विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं। इसकी नियुक्ति 4 नवंबर 1948 में हुई थी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 25 अगस्त 1949 को दी। ये मैं बता ही चुका हूं कि यह स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था। अगला देखते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग। यह 1952-53 में बना। इसे मुदालिया शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। इसकी नियुक्ति 23 सितंबर 1952 को हुई। इसके अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिया थे। इनकी सिफारिशें थी 4 या 5 वर्ष की प्राइमरी शिक्षा दी जाए, सेकेंडरी शिक्षा के 2 भाग हों, वस्तुनिष्ठ परीक्षा पद्धति अपनाई जाए। वस्तुनिष्ठ परीक्षा पद्धति से आता है एमसीक्यू, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएं। इन्होंने कहा संख्यात्मक अंक के स्थान पर सांकेतिक अंक दिए जाएं। जैसे अभी चलते हैं ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, तो ग्रेडिंग सिस्टम बोल सकते हैं हमने। उच्च तथा उच्चतम माध्यमिक स्तरीय शिक्षा के पाठ्यक्रम में एक मूल विषय है जो अनिवार्य, जैसे कि गणित, कला, संगीत आदि। इन्होंने त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम की बात कही। इस आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य क्या थे?
इसका उद्देश्य था तात्कालिक माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करना। मतलब जो वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा की स्थिति क्या थी उसका अध्ययन करना। माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, संगठन एवं विषय वस्तु का निर्धारण करना, विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों का पारस्परिक संबंध निर्धारित करना, माध्यमिक शिक्षा का प्राथमिक, बेसिक तथा उच्च शिक्षा से संबंध स्थापित करना और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित अन्य समस्याएं ज्ञात करना। ये हमारे काम थे माध्यमिक शिक्षा आयोग के। इसके बाद में आता है डॉक्टर डी.एस. कोठारी आयोग। यह आयोग 1964 में बनाया गया। इसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर डी.एस. कोठारी अर्थात दौलत सिंह कोठारी। इन्होंने स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई शिक्षा देने की बात कही। भारतीय शिक्षा के इतिहास में आज तक का सबसे गहन अध्ययन किया गया। कोठारी शिक्षा आयोग से गहन अध्ययन आज तक किसी भी शिक्षा आयोग ने नहीं किया। भारत का ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए। इसके पश्चात आता राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पुनर्विचार 1992 में आया। आचार्य राममूर्ति समिति भी कहा जाता है इसको। इसमें एक सजग व मानवतावादी समाज के लिए शिक्षा यह इसका उद्देश्य था। 1989 में एम.बी. बुच समिति आती है। इसमें दूरस्थ शिक्षा पर पहली समिति थी। दूरस्थ शिक्षा मतलब डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन, जैसे अभी इग्नू, भोज और अदर स्टेट के ओपन नेशनल यूनिवर्सिटीज या ओपन स्टेट यूनिवर्सिटीज दूरस्थ शिक्षा प्रणाली प्रदान करती हैं। इसके अलावा डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ये भी डिस्टेंस लर्निंग पर काम करते हैं। 1992 में जी.एम. रेड्डी समिति आती है। ये दूरस्थ शिक्षा पर केंद्रीय परामर्श समिति थी। 1992 में ही प्रोफेसर यशपाल समिति बनती है। ये था मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार समिति। ये 8 सदस्यीय समिति थी। इसने शिक्षा के सभी स्तरों पर विद्यार्थियों, विशेषकर छोटी कक्षा के विद्यार्थियों पर पढ़ाई के दौरान पढ़ने वाले बोझ को कम करने की बात कही। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की बात की। इसकी रिपोर्ट जुलाई 1993 में प्रस्तुत की गई। इन्होंने कहा कि बच्चों के लिए स्कूली बस्ते के बोझ से ज्यादा बुरा है न समझ पाने का बोझ। मतलब ये बच्चे स्कूली जो बैग है उसको तो उठा सकते हैं, लेकिन इनको जो चीजें समझ नहीं आ पा रही, इस बोझ को कैसे सहन कर पाएंगे। इसके बाद 2005 में फिर से प्रोफेसर यशपाल की ही अध्यक्षता में एक 38 सदस्यीय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया। विभिन्न विषयों पर 21 आधार पत्रों की इस समिति ने रचना की। फिलहाल यही रूपरेखा हमारी स्कूली शिक्षा की मार्गदर्शक बनी हुई है। 1993 में आती है रामलाल आरेख समिति। यह बी.एड. पत्राचार समिति, मतलब पत्राचार के माध्यम से बी.एड. कोर्स करने के लिए अनुशंसा प्रदान करने के लिए समिति बनाई गई थी। 1994 में
प्रोफेसर खेरमा लिंगदो समिति बनाए गए। इन्होंने पत्राचार बीएड की अवधि 14 माह तय की गई। 1995 में प्रोफेसर आर अटवाली समिति बनाई गई। इन्होंने सेवारत अध्यापकों के लिए पत्राचार से बीएड करने की बात की। 2005 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग बनाया है, नेशनल नॉलेज कमीशन NKC 2005। मुख्य उद्देश्य एवं कार्य क्या है इसके? शिक्षा अर्थात सूचना व ज्ञान कैसे सब लोगों तक सुलभ हो, ज्ञान का संरक्षण कैसे हो, ज्ञान का विस्तार कैसे हो, वह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे तथा ज्ञान की गुणवत्ता कैसे बढ़े। शिक्षा के ऐसे स्वरूप को विकसित करना जिसमें भारत की अमूल्य प्राचीन परंपरा व सांस्कृतिक धरोहर को संजोकर उसे नई पीढ़ी को सौंपा जा सके। इन्होंने भी शिक्षा को 2 भागों में बांटा, व्यावसायिक शिक्षा और पेशेवर शिक्षा। 2012 में जस्टिस JS वर्मा समिति आई। इन्होंने शिक्षकों की क्षमता की समय समय पर जांच किए जाने की अनुशंसा की। 2017 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। इसका गठन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। इसके बाद एक संगठन आया, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI। इसमें बात कही गई कि यह UGC और AICTE इन दोनों को हटाकर एक संयुक्त संगठन बनाया जाएगा, HECI। अभी प्रस्तावित शिक्षा नीति बहुत ज्यादा चल रही है, एजुकेशन पॉलिसी। तो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी 2020 में चल रही है, जिस पर विवाद हो रहे हैं, इसमें 5+3+3+4 फॉर्मूला अपनाया गया। इसमें 4 स्टेज में बांटा गया है। सबसे पहला जो होगा फाउंडेशन स्टेज, इसमें 5 साल पढ़ाई होगी। इसमें 3 से 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद होगी प्रीपेरेटरी स्टेज, ये कक्षा 3 से कक्षा 5 तक होगी और इसमें 8 से 11 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। मिडिल स्टेज में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे, इनकी उम्र होगी 11 से 14 वर्ष। और सेकेंडरी स्टेज जो होगी वो 9 से 12 तक की कक्षा के बच्चे होंगे इसमें, और उम्र इनकी होगी 14 वर्ष से 18 वर्ष। तो भारत में उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के लिए जो भी प्रयास किए गए, हम इस लेक्चर में सब कुछ देख चुके हैं। जो बच्चे UPSC, MPPSC, UPPSC, BPSC और अन्य स्टेट PSC के साथ में कोई भी छोटे मोटे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यह लेक्चर उनके लिए फायदेमंद होगा। और इसके अलावा शिक्षा में अगर वो कुछ ना भी पढ़े तो भी सारे क्वेश्चन इन्हीं के बीच में से आएंगे। मैंने इस वीडियो में सिर्फ जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक साथ हैंड रिटन नोट्स में उपलब्ध कराया है। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपके लिए इमेजेस PDF में मिल जाएंगी। इसके अलावा जो बच्चे UGC नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, BEd या MEd के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, यह उनके लिए मददगार साबित होगा। लेकिन इसके अलावा अन्य 1 से 2 वीडियो और उनके लिए जरूरत होगी, तो मैं उनके लिए आगे लेक्चर बनाऊंगा। तो जो भी UGC नेट के विद्यार्थी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के विद्यार्थी हैं, वो मुझसे जुड़े रहें, हम आगे इसमें और देखेंगे। साथ ही अगर आपके लिए पढ़ने की शैली अच्छी लगे, बुरी लगे, तो भी आपकी सुझाव हैं, शिकायतें हैं, कमेंट में बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी दूर करूं और कम से कम गलतियां करूं।
आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।